बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज के हवाले से, कुछ एकेडमिक इश्यूज के हवाले से। एकेडमिक इश्यूज पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटिकल विजडम से रिलेटेड, या यूं कह ले कि इंसान की तारीख से रिलेटेड। अब सबसे पहले आते हैं कि ये जो इमरान खान जल से जुलूस कर रहा है, रगड़ा लगा रहा है, स्पीचेस कर रहा है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसका फायदा क्या है, इससे हासिल क्या होगा? और ये जो बार बार लीडर्स आकर 5-10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनसे फायदा क्या होता है? और बार बार स्टेटमेंट देते रहते हैं, इनसे फायदा क्या होता है? और ये जो मूवमेंट्स है, इमरान खान ने 50 जलसे कर लिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, इससे फायदा क्या होता है? इन सारी चीजों का समअप क्या बनता है? आप सबको मैं कुछ चीजें मतलब बेसिकली इंसानी तारीख के हवाले से क्लियर करता चलूं, और इसमें आपको यूं समझ ले ये एक पॉलिटिकल हिस्ट्री का लेसन है, या आप एक पॉलिटिकल विजडम समझ ले। इंसान जब भी पैदा हुआ है उसके बाद उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश की है, बाय हुक और क्रुक, वन वे और दी अदर। 12,000 साल पहले इंसान ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्होंने स्लेव्स बनाना शुरू कर दिए। मोर और लेस इंसान की स्ट्रगल यही रही है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कैप्चर करे और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हासिल करे। बीट स्पेस, बीट लैंड, कहीं पर भी इंसान जहां पर भी पहुंचता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब इस कंट्रोल को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए लॉज बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा कंट्रोल होगा तो भी नुकसान है, थोड़ा कम कंट्रोल होगा तो भी नुकसान है। सो इस कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए इंसान ने हमेशा एक तरह के स्टेप्स बनाने शुरू किए, सिस्टम्स बनाने शुरू किए हैं, और इन सिस्टम्स को मॉनिटर करने के लिए इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम लगाना शुरू किया है। मोर और लेस ये आगे चलकर हमारी आजकल की गवर्नमेंट का शेप इख्तियार कर गया है, और उसके बाद हमने देखा है कि हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और उसी तरह से हमारा निजाम चल रहा है। इस निजाम की खासियत ये होती है डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल निजाम की, कि इसमें वन मैन शो नहीं होता, इसमें एक बंदे के पास ज्यादा से ज्यादा ताकत नहीं होती। हाँ, पाकिस्तान में थोड़ा उल्टा सिस्टम चलता है, लेकिन इन रियलिटी कॉन्सेप्ट यही है कि एक बंदे के पास ताकत ना हो, बल्कि एक इलीट हो, उसके पास ताकत हो, और इलीट आपके सभी इलाकों से आए, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। मतलब आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट से, डिवीजन से, तहसील से बंदे आए जो आके आपकी पार्लियामेंट में बैठे, वो आपकी इलीट हो और वो आपके फैसले करे। इससे ये होता है कि मुल्क के सभी लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है, एक कलेक्टिवनेस होती है, और उसके बाद उसी पार्लियामेंट से एक लीडर बनता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होता है। मतलब वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, जो आइन उसे कहता है वही करेगा, उसके आगे पीछे नहीं जाएगा। ये मोर और लेस आपका जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जो इवॉल्व हुआ है ओवर द सेंचुरीज, यही है। अब इस सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स भी हो सकते हैं, अच्छी चीजें भी हो सकती है, खामियां भी हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसानी तारीख में आज तक के हिसाब से जो सिस्टम सही तरह से डिवाइस किया गया है वो यही बनता है, क्योंकि इसमें मोनार्की नहीं है, इसमें एब्सोल्यूट पावर नहीं है, और इसमें कंट्रोल है, चेक एंड बैलेंस है, और इफेक्टिव ओवरसाइटिंग है आपके एक लीडर के ऊपर। अब कुछ लोग डिबेट करना चाहते हैं कि कैलिफेट सही सिस्टम है, कैलिफेट सही नहीं है, ये है वो है, और खिलाफत में सही था, इंसान सही थे, पूरी मुसलमान उम्मा को खिलाफत के अंदर होना चाहिए। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कभी इन डिटेल में बात करेंगे, और इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। इस पे मैं एक ही चीज कहकर समअप कर दूंगा कैलिफेट के टॉपिक को, कि जो खिलाफत का असल कॉन्सेप्ट था वो राशिदीन खिलाफत थी। राशिदीन खिलाफत के बाद में कुछ ज्यादा खिलाफत सही तरीके से नहीं चली, वो तो बादशाह में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद आपको पता है सिर्फ मोनार्की ही आई है। राशिदीन कैलिफेट एक वाहिद खिलाफत थी जो तकरीबन 32 साल चली है, लेकिन उन्होंने जमहूरी प्रिंसिपल्स को अपनाए हुए था, उन्होंने कभी भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से आगे पीछे होने की कोशिश नहीं की। अब यहाँ पर यह मसला होता है कि लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, फिर कहते हैं कि आप लोग ये जो डेमोक्रेसी है ये मगरबी तहजीब है, मगरब से आई है। फ्रेंकली मगरब से भी आई हो, लेकिन प्रिंसिपल्स अगर आप देखेंगे जो थिबियन डेमोक्रेसी थी, या जो आपका एथेनियन डेमोक्रेसी थी, या आप स्पार्टन डेमोक्रेसी कह ले, उनमें से, और या एथेनियन डेमोक्रेसी में से, या राशिदीन कैलिफेट में से आप एक प्रिंसिपल कॉमन निकाल सकते हैं कि फ्रीडम थी हर किसी को बोलने के लिए, बादशाह अकाउंटेबल था अपने लोगों के सामने, और एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके मुताबिक ही बादशाह को एक्ट करना था, और कॉन्स्टिट्यूशन पे सब लोगों ने मुत्तफिक होकर एग्री किया हुआ था, सारी पॉपुलेशन ने। अब आप देखें राशिदीन कैलिफेट में यही बात थी, कॉन्स्टिट्यूशन तो था ना राशिदीन कैलिफेट में, यूं आप समझ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास कौन सा था? कुरान थी और हदीसें थी। कोई भी खलीफा कुरान और हदीस के अगेंस्ट में तो नहीं जाता था ना, वो उनका दस्तूर तो था ना। सो ये लोग कुछ कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हैसियत है? कॉन्स्टिट्यूशन तो राशिदीन कैलिफेट में भी था, कॉन्स्टिट्यूशन इस पाकिस्तान की रियासत में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन तो थिबियन एथेनियन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो थे, डेमोक्रेटिक स्टेट थे, उनके पास भी था, और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलते तो आप सऊदी अरब देख ले, एक तकरीबन 36,000 के करीब शहजादे और शहजादियां हैं, पूरे के पूरे मुल्क की वेल्थ को कंट्रोल किया हुआ है। तकरीबन $100 बिलियन से ऊपर ये लोग हर साल इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका के अंदर। अपने लोगों की हालत कभी देखी नहीं है इन्होंने, और फिर क्या करते? हर बुरे काम में
इनके पैसे लगे हुए, किसी भी अच्छे काम में नहीं होंगे। आप सोमालिया की हालत देखें कितना करीब है सऊदी अरब के, आप यमन की हालत देखें कितना करीब है सऊदी अरब के, लेकिन फिर भी यहाँ पर पैसे नहीं लगाते। पैसे लगाते कहाँ पर है? अमेरिका में, जो पहले से ही डेवलप्ड कंट्री है। सोमालिया के ऊपर कुछ भी नहीं खर्च करते। सो ये जो होता है ना नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, अब यहाँ पर भी ये एक मसला है कि जब अगर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी हटा दिया जाएगा तो उसके पीछे वाली कौन से अच्छे लोग आएंगे, उसके पीछे इससे भी बुरे लोग आएंगे। ये एक मसला है कि आप एक शैतान को हटाने जाते हो तो 10 और शैतान उसकी जगह लेने को तैयार हो जाते हैं। सो मतलब एक अच्छे बंदे मतलब मुसलमानों में शायद कम ही हो गए, मुसलमान रियासतों में, जो मतलब मुसलमानों की बात कर सके। इसीलिए राशिदीन खलीफेट की अच्छी बात यह थी कि वो अपने अंदर सबसे बेहतरीन बंदे को लेकर उसको खलीफा बना देते थे ताकि वो निजाम चलाए, और यही राशिदीन खलीफेट की सबसे पॉजिटिव पॉइंट थी। अब आता है कि ये जो इमरान खान ने जलसे जुलूस किए, इन पॉलिटिकल हिस्ट्री और इन बैकग्राउंड का समझ क्या निकलता है। आप याद रख ले, इंसान की तारीख एवोल्यूशन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से ही निकलती है, इसे हेगलेनिज्म कहते हैं। आप याद रख ले, इंसान की प्रोग्रेस हमेशा तसादुम से ही है, कॉन्फ्लिक्ट से ही इंसान ने एवॉल्व किया है। जब तक इंसान के आपस में झगड़े नहीं हो रहे होते तो इंसान में विजडम भी नहीं आती। ये एक आयरनी है, हकीकत ये। इसे प्रिंसिपल ऑफ हेगेलियनिज्म कहते हैं, या आप इसे डायलेक्टिसिज्म कह सकते हैं। फ्रेडरिक हेगल एक जर्मन फिलोसोफर था, उसने डायलेक्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उसमें ये होता है, एक होती है थीसिस, उसके बाद आती है उसकी एंटीथीसिस, फिर ये दोनों आपस में मिलकर बना देते हैं सिंथेसिस, फिर सिंथेसिस की एक एंटीथीसिस बन जाती है और फिर वो दोनों मिलकर एक और सिंथेसिस बनाते हैं। इससे इंसान का प्रोग्रेस होता रहता है। मतलब तसाद से, कॉन्फ्लिक्ट से इंसान का प्रोग्रेस बनता है, और इंसान ने तरक्की ही इसी वजह से की है कि तसाद होता रहे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती रहे, और उसके बाद इंसान आइडियाज डिबेट करते रहे और फिर इंसान प्रोग्रेस करते रहे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मिनिमाइज करना है और कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल में रखना है। मसला ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मसला ये है कि कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में कैसे रखनी है। एक्चुअल प्रॉब्लम यही होता है इंसान की सोच में। पहले कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल में नहीं रखा जाता था, एक दूसरे के शहर तबाह कर दिए जाते थे। इतनी मतलब सख्त जंगें होती थी कि अगर किसी ने किसी शहर को कॉन्कर कर दिया तो सारा का सारा शहर खत्म कर दिया। लेकिन आस्ते आस्ते प्रिंसिपल्स में ये हो गया, या किसी बादशाह के लिए लड़ाई हुई तो आपस में शहजादों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। सो कॉन्फ्लिक्ट थे, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के मैकेनिज्म्स नहीं थे उनके पास, फिर वो करते थे एक दूसरे का कत्ल। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आए है कि आपने एक दूसरे को एब्जॉर्ब करना है, बर्दाश्त करना है, एक दूसरे की बातें बर्दाश्त करनी है, कॉन्फ्लिक्ट को विद इन लिमिट रखना है, और सर्टेन प्रिंसिपल पर एग्री करके आपने इस मुल्क के या किसी भी मुल्क के निजाम को चलाना है। ये हो गया आपकी कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करना। अब कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने का मकसद ये नहीं होता कि इंसान की प्रोग्रेस को भी रोका जाए, फिर इसी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल मूवमेंट्स रखी जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज रखी जाती है जो कि कैंपेन करती है। सोशल पार्टीज भी होती है, पॉलिटिकल ना हो लेकिन सोशल पार्टीज होती है जो सोशल अवेयरनेस कायम करने की कोशिश करती है। सो इससे आपकी कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में रहती है, इससे आपकी कॉन्फ्लिक्ट तो कंट्रोल में रहती है लेकिन आपकी सोशल प्रोग्रेस होती रहती है, जिससे सोसाइटी स्टेगनेंट नहीं बनती। अब सोसाइटी जो भी स्टेगनेंट बन जाती है ना, तो इब्ने खल्दून ने कहा है कि जो भी सोसाइटी स्टेगनेंट बन गई या अपने पीक पर पहुंच गई, तो इब्ने खल्दून ने कहा है कि वो जवाल की तरफ जाना शुरू कर देती है, मतलब वो डिटीरियोरेट होना शुरू होती है। इस वक्त अमेरिकन सोसाइटी स्टेगनेंट हो गई है, मतलब वो एक ऐसी जगह पर खड़ी हो गई है जो उसका क्लाइमेक्स है, जो उसकी पीक है। अब उसके बाद उसको नीचे ही आना ही पड़ेगा। अब ये वक्त की मार होती है हर रियासत के ऊपर, और इब्ने खल्दून ने काफी डिटेल में लिखा हुआ है कि हर रियासत की एक उम्र होती है। पहले वो एक बच्ची होती है, बच्चा होता है छोटा सा, 40 साल उसकी ये उम्र होती है, फिर 40 साल उसकी एक ताकत होती है, 40 साल एक उसका उरूज होता है जिसमें वो सबसे ज्यादा ताकतवर रहती है, और उसके बाद 40 साल के बाद वो डिक्लाइन करती है। एज का मसला है क्योंकि इब्ने खल्दून ने उस टाइम पे अपने हिसाब से कैलकुलेट करके एज देने की कोशिश की थी, लेकिन पॉलिटिकल हिस्टोरियंस एग्री करते हैं कि हर रियासत की एक एज होती है और सर्टेन एज के बाद वो रियासत नीचे जाना ही शुरू कर देती है। अब सवाल ये होता है कि पॉलिटिकल हिस्टोरियंस का तो काम है कि इन सारी चीजों को, इंफॉर्मेशन को यूज करके उसके बाद उस रियासत की एज को बढ़ाया जाए, कुछ ऐसे स्टेप ले लिए जाए जिससे उस रियासत की उम्र बढ़े। तो इसके लिए भी एक और अल्टरनेटिव है, वो ये है कि आप जब तक आपकी रियासत अपने अंदर से ही ऐसे आइडियाज नहीं जनरेट करती, अपने अंदर ही अकाउंटेबिलिटी नहीं करती, तब तक ये रियासत सरवाइव नहीं कर सकती। मतलब रियासतों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डेकेड और 2 डेकेड्स के बाद अपने अंदर नए आइडियाज इंप्लीमेंट करने होते हैं, अपनी सोशल प्रोग्रेस मेंटेन करनी होती है, तभी वो रियासत अपनी स्पेन, अपनी जिंदगी बढ़ाती रहती है। और इसी तरह के नए आइडियाज को आप तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब तक आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज हो जो आपस में डिबेट करें, कॉन्फ्लिक्ट कम हो, लीगल और रेशनल डिबेट ज्यादा हो। इसी तरह के निजाम को जमहूरियत कहते हैं, और इसी तरह के निजाम से ही आपकी सोशल प्रोग्रेस होती है और आपके मुल्क आगे बढ़ते। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इन सारी चीजों में
कहाँ पर फिट होता है। मैंने पहले आपको डिटेल में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, डेमोक्रेसी के हवाले से, सोशल प्रोग्रेस के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, डायलेक्टिसिज्म के हवाले से, थीसिस और एंटीथीसिस के हवाले से। ये आपके जहन में इसलिए क्लियर करना जरूरी था क्योंकि लोग अक्सर क्वेश्चन करते रहते हैं कि जमहूरियत क्यों जरूरी है, फ्रीडम क्यों जरूरी है, हमारे यहाँ पर एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो, क्रिप्टोक्रेटिक सिस्टम हो, बहुत सारे सिस्टम्स की बात करते रहते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि कोई भी मुल्क तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आबादी के अंदर से ऐसे लोग आए जो वक्त के साथ साथ उस मुल्क को तब्दील करते रहे, उसके अंदर नए आइडियाज इंप्लीमेंट करते रहे और वो आइडियाज ओपन हो पूरी आवाम के सामने स्क्रूटनी के लिए, जिसपे बहुत सारी डिबेट हो, उसके बाद वो इंप्लीमेंट हो। इसी तरह से रियासतें प्रोग्रेस करती रहती है। अगर इनमें से कोई भी चीज इम्बैलेंस हो जाती है तो उस रियासत के अंदर एक डिक्टेटोरियल सिस्टम आ जाता है और जिसके बाद वो रियासत धीरे धीरे गिरना शुरू होती है। अब इन सब में पाकिस्तान कहां पर फिट होता है? पाकिस्तान इसमें यहां पर फिट होता है कि पाकिस्तान के अंदर असल जमहूरियत कभी आई ही नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जमहूरियत आई क्यों नहीं है, मैं तो सोली रेस्पॉन्सिबल पाकिस्तान आर्मी को समझता हूं। पाकिस्तान आर्मी ने कभी भी जमहूरियत आने नहीं दी क्योंकि वो समझते थे कि उसकी ताकत हमेशा पैरामाउंट रहनी चाहिए, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना करे। अगर उसको कोई क्वेश्चन करेगा तो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान आर्मी ने और उसके समझ ले चमचों ने, DGISPR ने पाकिस्तानी अवाम को एक तरह की इनसिक्योरिटी में डाल दिया कि अगर आपकी आर्मी के ऊपर किसी ने सवाल किया तो आप यूं समझ ले वो आपका गद्दार है, वो आपका दुश्मन है, और अगर किसी ने और ज्यादा सवाल किए तो यूं समझ ले आपकी नेशनल सिक्योरिटी गई और आपकी मुल्क की दिफा सिर्फ फौज ही कर सकती है। उसके बाद आप सब लोग नालायक है। एक ही इंस्टीट्यूशन है, अगर सब इंस्टीट्यूशन को तबाह करने के बाद एक ही इंस्टीट्यूशन बच जाता है तो इसका मतलब है उस इंस्टीट्यूशन ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है ना दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ। अगर दूसरे इंस्टीट्यूशन खड़े नहीं हुए तो इसकी वजह भी यही है कि इस आर्मी ने कभी दूसरे इंस्टीट्यूशन को खड़े ही नहीं होने दिया। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, अब जो इमरान खान जलसे वगैरह कर रहे हैं, इससे ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है, एक पॉलिटिकल डिस्कशन आई है पाकिस्तान के अंदर कि क्या आर्मी सच में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को सीरियसली देखती भी है? क्या आर्मी के वजूद के बगैर पाकिस्तान का वजूद रहना नामुमकिन है? क्या आर्मी का वजूद ज्यादा जरूरी है या पाकिस्तान का वजूद ज्यादा जरूरी है? मुल्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिपाही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और इन सिपाहियों ने अच्छे काम भी किए हैं या बुरे काम ही किए हैं? ये इस तरह के क्वेश्चन लोगों के बीच में आना शुरू हुए और इस इमरान खान की पॉलिटिकल अवेयरनेस और मूवमेंट से लोगों की थिंकिंग और थॉट प्रोसेस बढ़ता है। मैंने आपको बार बार समझाया है कि कॉन्फ्लिक्ट से ही नए आइडियाज डेवलप होते हैं और नए आइडियाज से ही डिबेट जनरेट करती है और उसी डिबेट में से कुछ नए आइडियाज और आते हैं और उसी आइडिया से इंसान की प्रोग्रेस होती है। ये जो इमरान खान ने जितनी भी मूवमेंट चलाई है ना, इससे हमारी एक तरह की जमहूरियत की जीत हुई है, एक प्रोग्रेस हुई है। वो इदारे जो कभी अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते थे, अब उनको भी क्वेश्चन किया जा रहा है। उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनसे जवाब मांगा जा रहा है। अब वो जब जवाब नहीं दे पा रहा है तो इधर उधर भाग रहा है। इससे होगा ये कि ये जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, ये समझ ले पाकिस्तान की तारीख की आखिरी मार्शल लॉ, और आयरनी ये है कि सबसे छोटी मार्शल लॉ थी। ये 1 साल या 1.5 साल चलने वाली मार्शल लॉ है। इसके बाद पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई भी मार्शल लॉ नहीं लगा सकेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की तारीख में कोई भी आर्मी चीफ जितना पावर इस जनरल बाजवा ने या इन जनरलों ने एंजॉय किया है, आने वाले जनरल कभी भी इतनी ताकत एंजॉय नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जैसे ही इलेक्शन होगी, नई पार्लियामेंट आएगी, उसकी टॉप प्रायोरिटी ये होगी जो इस वक्त पब्लिक के अंदर सेंटीमेंट्स है, जो ख्यालात है, उनको एड्रेस करना। और माइंड यू, जैसे ही नई पार्लियामेंट आएगी और इमरान खान के अंडर में आएगी, ये एस्टेब्लिशमेंट दिन रात एक कर देगी कि उस पार्लियामेंट का अटेंशन डाइवर्ट कर दिया जाए, किसी और चीज में लगा दिया जाए। महंगाई है, किसी और मसले में लगा दो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर दो, पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा कर दो, वायलेंस करवा दो, टेररिज्म करवा दो, फॉरेन पॉलिसी पे क्राइसिस खड़ा करवा दो। लेकिन ये हमेशा कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट का अटेंशन डाइवर्ट हो। लेकिन इस वक्त जो थीम बन चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आवाम इस अटेंशन को कभी भी डाइवर्ट नहीं होने देंगे। अब सबसे पहली जो काम करेगी नई पार्लियामेंट, वो इस आर्मी चीफ के पावर को चेक करेगी। और फ्रेंकली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्मी चीफ को इतने पावर दिए ही नहीं गए हैं जितने ये आर्मी चीफ क्लेम करता है। आर्मी चीफ क्लेम करता है कि मैं जनरल्स भी अपनी मर्जी के लगाऊंगा। आर्मी चीफ क्लेम करता है कि बजट की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी, ऑडिट भी नहीं होगी। आर्मी चीफ क्लेम करता है कि हम एक और इंस्टीट्यूशन, फौजी फाउंडेशन भी अपने अंडर में रख सकते हैं। आर्मी चीफ क्लेम कर रहा है कि हम DGISI भी अपनी हिसाब से लगाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि ये ऑफिसर लगाओ, ये ऑफिसर ना लगाओ। फ्रेंकली स्पीकिंग, 3-4 पावर तो आर्मी चीफ के पास स्ट्रेट अवे नहीं है। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, आर्मी चीफ कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल नहीं लगा सकता। उसको तब तक लेफ्टिनेंट जनरल लगाने की इजाजत नहीं है जब तक प्राइम मिनिस्टर उसकी अप्रूवल ना दे। अब प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना ताकत इस्तेमाल ही नहीं की है, इसकी वजह से आर्मी चीफ को यह बुखार चढ़ा हुआ है कि मैं बस लगा सकता हूँ और कोई मुझे क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। जिस
दिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने इसका स्टैंड ले लिया कि भाई अब मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, आर्मी चीफ जाए कोर्ट में, कोर्ट उसको जूते मार के आर्मी चीफ को बाहर निकाल देगी कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है प्राइम मिनिस्टर के सामने सवाल उठाने की। दूसरा सबसे बड़ी मिथ जो पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है कि प्राइम मिनिस्टर से हटा नहीं सकता आर्मी चीफ को। फ्रेंकली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर आर्मी चीफ को हटा सकता है विदाउट आस्किंग प्राइम मिनिस्टर। ये भी एक रियलिटी है और फिर आर्मी चीफ उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, और करेगा भी ना तो भी उसको जवाब सुप्रीम कोर्ट यही देगी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तीसरी चीज पे आते हैं, फौजी फाउंडेशन जैसे इदारे रखना अपने अंडर में जो कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये भी इस आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और सवाल खड़ा कर सकता है इस आर्मी के ऊपर। चौथी चीज, ये जो DGIS है अपॉइंट करवाते हैं, अपना बंदा नॉमिनेट करते हैं, इसकी भी प्रोविजन नहीं है आइन में। आइन भी इसके बारे में वाजे कहता है कि आर्मी चीफ को कोई इख्तियार नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को इन मामलात के ऊपर एडवाइस कर सके। ये पता है फिर क्या करते हैं जुगाड़, ये कितने कन्वेंशन है, रवायतें चलती आ रही है, इस लेक्यूना में, इस होल में ये खेलने की कोशिश करते हैं। और पांचवी चीज, DGIS का काम ही नहीं है इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंटरनल सिक्योरिटी एनालिसिस करना। DGIS या ISI को डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि वो एक्सटर्नल थ्रेट्स को काउंटर कर सके, जैसे CIA करती है। इंटरनल काम तो FBI वालों का, पाकिस्तान में IB वालों का काम होता है, इनका काम कहां से हो गया? फिर भी ये लोग अपना रगड़ा लगाते हैं। ये सारा का सारा जो आर्मी ने अपना पावर ड्राइव किया हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने कभी इन्हें क्वेश्चन ही नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम एवर सवाल उठाए जा रहे हैं, और वो भी लोगों ने उठाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उठाए। जब आर्मी ने ऑपरेशन रिजीम चेंज किया, उसके बाद लोगों ने आर्मी को क्वेश्चन करना शुरू किया है। आप देखेंगे ये जो मैं सवालात उठा रहा हूं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के, ये कोई पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से नहीं उठाती, सिवाय फवाद चौधरी के और कोई नहीं उठाता, बल्कि ये तो पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है। और हर डिक्टेटर की आदत है, उसको डर लगता है सवालों से। जब भी डिक्टेटरों से सवाल किए जाते हैं ना, फिर उनकी टांगे कांपना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको पता है उनके पास ठीक ठाक जवाब नहीं होते, और फिर वो तशद्दुद पर उतर आते हैं। यही पाकिस्तान में हो रहा है। इस वीडियो की साइज थोड़ी लंबी हो गई है, अब इस टॉपिक को किसी और वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ सुल्तान अब्दुल हमीद के ऊपर। सुल्तान अब्दुल हमीद एक बड़ा ही कैरिस्मेटिक लीडर था, उसकी कुछ खामियां भी थी और कुछ खासियतें भी थी। ये वो तारीख का दौर था जो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझने में मदद करेगा, क्योंकि उस टाइम से ही मुसलमानों का इन रियलिटी सवाल होना शुरू हुआ है। थैंक यू वेरी मच।